आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे कंफ्यूजिंग दौर कौन सा होता है? वो होता है हमारे स्कूल का टाइम। इसी पल को हाल ही में आई मूवी यूथ में बेहतरीन तरीके से दिखाया है, जिसका ब्रेक डाउन आज हम करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटा सा घर देखते हैं, जहाँ एक माँ जिसका नाम सरोजा है, वो अपने घर के मंदिर के सामने खड़ी लगातार पूजा कर रही हैं। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है भगवान से। वो किसी बड़े बंगले गाड़ी की मांग नहीं कर रही, बल्कि उनकी दुनिया बहुत छोटी और सिंपल सी है। सरोजा ने सालों पहले अपनी मर्जी से भागकर लव मैरिज की थी। उनकी लाइफ में सिर्फ दो ही लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, एक उनके पति उन्नी कृष्णन और दूसरा उनका बेटा प्रवीण, जो उन्हें शादी के 5 साल बाद बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। आज उनके उसी बेटे प्रवीण का 10th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट है और सरोजा की पूरी जान आज उसी रिजल्ट पर अटकी हुई है। अब पूजा खत्म करने के बाद सरोजा एक नींबू उठाती है, जिसे उन्होंने भगवान के चरणों में रखा था। उन्हें लगता है कि इस नींबू में सभी भगवानों का आशीर्वाद आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से किचन में जाती हैं, उस नींबू का एक फ्रेश जूस बनाती हैं और सीधा दौड़कर प्रवीण के कमरे में आ जाती हैं। प्रवीण, जो अभी भी आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है, उसको इस दुनिया या अपने रिजल्ट की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। तब सरोजा उसे जगाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, बेटा प्रवीण, जल्दी उठ, ये देख मैं भगवान के आशीर्वाद वाला जूस लाई हूँ, इसे पी ले, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे और तू एग्जाम में आराम से पास भी हो जाएगा। लेकिन प्रवीण, जो नींद खराब होने की वजह से चिढ़ा हुआ था, वो झल्लाकर कहता है कि अरे यार माँ, मुझे सोने दो ना, मुझे नहीं पीना ये सब, ये जाओ और पापा को पिला दो। ये कहकर वो दोबारा कंबल तान कर सो जाता है। अब सरोजा बेचारी उदास हो जाती है। उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत और श्रद्धा से बनाया हुआ प्रसाद ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो वही जूस का गिलास लेकर सीधा अपने पति उन्नी कृष्णन के पास चली आती हैं। अब यहाँ हम उन्नी कृष्णन को देखते हैं, जिन्हें सरोजा उठाती है। तब वो जूस देखते ही समझ जाते हैं कि ये जरूर उसके बेटे के नखरे हैं। जैसे ही सरोजा उन्हें वो जूस देती है तो उन्नी कृष्णन का पारा हाई हो जाता है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बेटे का छोड़ा हुआ जूस उन्हें दिया जा रहा है, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हैं कि ये क्या है, उसने नहीं पिया इसलिए तू बचा हुआ जूस मेरे लिए ले आई। क्या मैं इस घर का कोई डस्टबिन हूँ जो उसका जूठा या वेस्ट पीऊंगा? मुझे नहीं चाहिए ये सब। ये सुनकर बेचारी सरोजा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उन्हें इन सब की आदत पड़ चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि उन्नी कृष्णन हमेशा से ऐसे गुस्से वाले नहीं थे। जब वो जवान थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो लाइफ में एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे, एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत और उनकी पढ़ाई ने उनका साथ नहीं दिया। पढ़ाई पूरी न होने की वजह से उनके सारे सपने मिट्टी में मिल गए। आज वो अपने शहर में बस एक छोटी सी बेकरी की दुकान चलाते हैं और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इसी नाकामयाबी ने उन्हें अंदर ही अंदर एक चिड़चिड़ा इंसान बना दिया था और ये फ्रस्ट्रेशन उनकी बातों में अक्सर नजर आती थी। खैर, दिन आगे बढ़ता है और रिजल्ट का टाइम करीब आ गया था, इसलिए सरोजा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर वो प्रवीण को जबरदस्ती तैयार करती हैं और शहर के एक पास वाले इंटरनेट कैफे में ले जाती हैं। और दोस्तों, ये समय है 2014 का, जब हर किसी के घर में इंटरनेट नहीं होता था। अब यहाँ सरोजा के चेहरे पर इतनी टेंशन थी जैसे रिजल्ट प्रवीण का नहीं बल्कि उनका खुद का हो, और उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन प्रवीण को देखकर लग ही नहीं रहा था कि आज उसका बोर्ड का रिजल्ट है। वो तो मस्त वहाँ चिल कर रहा था। अब कैफे वाले को रोल नंबर देते समय सरोजा की आवाज लड़खड़ाती है और जब स्क्रीन पर रिजल्ट लोड होता है तो दोस्तों, सरोजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रवीण हर एक सब्जेक्ट में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर था। वो एकदम बेयर मिनिमम मार्क्स लाया था, लेकिन कह सकते हैं कि वो पास हो गया था। अब माँ तो माँ होती है, ये देख सरोजा ने प्रवीण को ऐसे गले लगाया जैसे उसने पूरे स्टेट में टॉप किया हो। उनकी खुशी इसलिए आसमान छू रही थी क्योंकि सरोजा ने तो अपने मन में पूरी तरह से मान लिया था कि उनका बेटा फेल हो जाएगा। लेकिन अब जब वो पास हो चुका था तो उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, इसलिए वो जल्दी से प्रवीण का हाथ पकड़ती हैं और सीधा उन्नी कृष्णन की बेकरी की तरफ दौड़ जाती हैं। अब बेकरी में पहुंचकर सरोजा एक्साइटेड होकर कहती है कि सुनिए, हमारा बेटा पास हो गया। ये सुनकर तो उन्नी कृष्णन को एक झटका लगता है, क्या ये पास हो गया? लेकिन अगले ही पल उनका व्यवहार बदल जाता है। वो एक ताना मारते हुए कहते हैं कि हाँ, पास तो कोई भी हो जाता है, ऐसा कौन सा तीर मार दिया इसने? अगर इसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिला भी दिए जाएं, तो मुश्किल से 200 मार्क्स भी नहीं बनेंगे। इन मार्क्स के दम पर क्या इसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने वाला है? ये मार्क्स कचरे के बराबर है। ये सुन सरोजा का खुशी से भरा चेहरा अचानक उतर जाता है, पर उन्नी कृष्णन रुकते नहीं। वो कहते हैं कि एक काम कर, कल से इसको बोलो कि अपना स्कूल बैग फेंके और इधर आकर बेकरी में काम करना शुरू कर दे। इस जैसे गधे को आगे पढ़ाना पैसों में आग लगाने जैसा होगा। अब दोस्तों, एक माँ अपने बेटे की इंसल्ट ऐसे आसानी से कैसे सुन सकती है? तो सरोजा भी आग बबूला हो जाती है कि आप चुप रहिए, मेरा बेटा पढ़ेगा, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और एक दिन इसको IAS ऑफिसर बनाकर ही रहूंगी और आप देखते रह जाना। ये कहकर वो प्रवीण का हाथ पकड़ती है और वहाँ से गुस्से में चलने लगती है। तब उन्नी कृष्णन पीछे से चिल्लाते हैं कि अरे तू तो गुस्सा क्यों हो रही है? तो खुद जाकर देख ले, इसके मार्क्स देखकर इसका पुराना स्कूल भी इसको TC देकर
कर निकाल देगा। लेकिन सरोजा जिद्दी थी, उन्होंने पलटकर जवाब दिया, अगर आप पैसे खर्च करके इसे डोनेशन देकर सीट नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने गहने बेचकर अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। ये इशारा उन्नीकृष्णन को अंदर तक चुभता है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी पत्नी अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सरोजा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। अगले ही दिन वो प्रवीण को लेकर उसी पुराने स्कूल में पहुँच जाती है और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में धावा बोलती है और 11th क्लास में एडमिशन मांगती है। लेकिन प्रिंसिपल, जो प्रवीण की आवारगी को बहुत अच्छे से जानती थी, वो प्रवीण को देखते ही अपना माथा पकड़ लेती है और फिर प्रिंसिपल कहती है कि मैडम, आपका बेटा पास हो गया, ये इस स्कूल का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये लड़का एक नंबर का सरदर्द है, हम इसको इस स्कूल में आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सरोजा ने तय कर लिया था, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस में एक ऐसा भयंकर इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया कि पूछो मत। वो कहते कि जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को यहाँ भेजा था तो आपने कहा था ना कि योर सन इज ब्रिलियंट, और आज आप ही मुंह कर रही हैं। अगर आज मेरे बेटे को सीट नहीं दी तो मैं यहीं इसी टेबल पर बैठकर जहर पी लूंगी। ये जहर वाली धमकी सुनकर प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं और थक हार कर वो प्रवीण को एडमिशन दे देती हैं। लेकिन साथ में एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी थी कि अगर अब कोई उसने बदमाशी की तो बिना पूछे उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, जिस पर प्रवीण भी हवा में हाँ कह देता है। इसके बाद हमें प्रवीण की असलियत का पता चलता है कि उसका लाइफ गोल एजुकेशन बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक ही मास्टर प्लान चल रहा था कि 11th क्लास में आते ही किसी खूबसूरत लड़की को लाइन मारनी है, रोमांस करना है और आगे चलकर उसी से शादी करनी है। उसे लगता था कि वो शहर का सबसे बड़ा कैसनोवा है। वहीं उनके दोस्तों का भी एक सॉलिड गैंग था, बबलू, डेविड और गुना। इन चारों का ध्यान बोर्ड की तरफ कम और कॉरिडोर में घूमती हुई लड़कियों पर ज्यादा रहता था। इनका स्कूल आने का एक ही मकसद था, बैक बेंच पर बैठना, आवारगी करना और क्लास के बाहर कॉरिडोर में मुर्गा बनना। इनके लिए क्लास के बाहर खड़ा होना रोजाना रूटीन बन गया था। ऐसे ही एक दिन जब प्रवीण और उसका गैंग क्लास के बाहर पनिशमेंट में खड़े थे, तभी पड़ोस वाली क्लास से किसी टीचर के चिल्लाने की आवाज आती है और एक लड़की जिसका नाम प्रेशिका था उसे भी क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। जैसे ही प्रेशिका उदास होकर बाहर निकलती है तो प्रवीण की नजरें उस पर अटक जाती हैं। यही था पहली नजर का प्यार। प्रवीण को प्रेशिका इतनी पसंद आ गई कि वो अपनी पनिशमेंट तक भूल गया। अब से प्रवीण का नया मिशन था कि हर रोज क्लास से बाहर निकलना ताकि वो प्रेशिका को देख सके। वहीं प्रेशिका भी रोज क्लास से पनिशमेंट के बहाने बाहर आ जाती थी क्योंकि उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। के बाद प्रवीण अपने दोस्तों को काम पर लगाता है और पता चलता है कि प्रेशिका को क्लास में चुपके चुपके स्नैक्स खाने की वजह से बाहर निकाला जाता था। ये सुन प्रवीण ने दिमाग दौड़ाया कि अच्छा, इस लड़की की वीकनेस खाना है और प्रेशिका को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, उसके पापा की बेकरी। इसलिए अगले दिन से प्रवीण रोज स्कूल आते वक्त बेकरी से बेस्ट क्वालिटी के स्नैक्स चुरा कर लाता और प्रेशिका को थमा देता। प्रेशिका को ये ट्रीट बहुत पसंद आई और धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वहीं हम देखते हैं कि जब प्रवीण स्कूल में अपनी रोमांस की दुनिया बसा रहा था, वहीं यहाँ उसके घर में एक अलग ही दुख चल रहा था। एक दिन सरोजा अपने पति को बताती है कि उनके भाई ने उन्हें अपने नए घर के गृह प्रवेश में इनवाइट किया है। तो उन्नीकृष्णन जानते थे कि सरोजा के अमीर परिवार ने उनकी लव मैरिज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें डाउट भी था कि वहाँ उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो अपना ईगो साइड रखकर उस फंक्शन में चले जाते हैं। लेकिन उन्नीकृष्णन का शक एकदम ठीक निकला। फंक्शन में अमीर रिश्तेदारों के बीच इन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। उनकी छोटी बेकरी का कई लोगों ने चुपचाप मजाक भी उड़ाया। ये अपमान इतना बड़ा था कि दोनों को आंखों में आंसू लिए बीच फंक्शन से ही घर लौटना पड़ा। तब घर आकर सरोजा बुरी तरह से रोने लगी और उन्नीकृष्णन से अपनी बीवी का दुख देखा नहीं गया। वो सरोजा के पास बैठे और बोले, सरोजा, मुझे माफ कर दे, तूने अपना अच्छा खासा अमीर घर छोड़कर मुझसे शादी की थी। अगर तूने किसी पढ़े लिखे इंसान से शादी की होती तो आज तुझे ऐसे जलील होना नहीं पड़ता। लेकिन सरोजा ने रोते हुए अपने पति को कस के गले लगाया और कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैंने आपसे प्यार किया था, आपके पैसों से नहीं। मुझे अपने फैसले पर कोई भी अफसोस नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। ये सीन दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना मजबूत और सच्चा था। यहाँ प्रवीण भी अब प्रेशिका के प्यार में पागल हो गया था और वो सोच लेता है कि वो प्रेशिका को प्रपोज कर देगा, लेकिन उसकी ये सब करते हुए फट भी रही थी क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे डरा दिया था। वहीं हम देखते हैं कि प्रेशिका में सिर्फ प्रवीण की ही नजर नहीं थी। एक सीनियर लड़का था मणि, जो प्रेशिका को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो प्रेशिका को आज प्रपोज भी करने जाता है, लेकिन प्रेशिका उसे घास ही नहीं डालती। साथ ही जब उसे पता चलता है कि प्रवीण प्रेशिका के पीछे घूम रहा है तो मणि अपनी पूरी गैंग लेकर प्रवीण को मारने लगता है और मार खाने के बाद वो प्रवीण पूछता है कि मुझे मार क्यों रहे हो, तो मणि कहता है कि मेरी प्रेशिका को जब मैंने प्रपोज किया तो उसने कहा कि वो तुझसे प्यार करती है। ये सुनकर तो प्रवीण सारी मार भूल जाता है। फिर प्रवीण प्रेशिका से जाकर पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो, अगर हाँ तो आई लव यू कह दो ना। जिस पर प्रेशिका पहले तो शर्माती है और फिर आई लव यू कह देती है। ये सुनकर तो प्रवीण हवा में उड़ने लगता है। यहीं से इनकी मस्त लव स्टोरी शुरू हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि अनु नाम की लड़की को उस मणि के दोस्त पर क्रश था और मणि ने शर्त रखी थी कि अगर तुम मेरी बात प्रेशिका से करवा देगी तो मेरा दोस्त भी तुझे डेट करेगा।
इसलिए अनु अपनी सेटिंग करने के लिए प्रेशिका और प्रवीण की लड़ाई करवाने की भी कोशिश करती है, लेकिन प्रेशिका उसकी एक नहीं सुनती। फिर एक दिन जब दोबारा से मणि गुस्से में अपनी गैंग लेकर प्रवीण को मारने आता है, तो यहाँ बबलू बीच में आकर मणि की पूरी गैंग को पेल देता है, जिसके बाद तो मणि की पूरी गैंग ही गायब हो जाती है। फिर एक दिन प्रेशिका को अपनी बीमार दादी को देखने के लिए एक हफ्ते के लिए गाँव जाना पड़ा, और उसके जाने के बाद अगले दिन प्रवीण के फेसबुक अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। ये एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी सोनल नाम की लड़की की। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर देखते ही प्रवीण के होश उड़ जाते हैं कि कोई लड़की मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेजेगी। तभी सोनल मैसेज करती है कि हाय प्रवीण, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ एंड आई रियली लाइक यू। ये पढ़कर तो प्रवीण का मन फिसल जाता है और वो कहता है कि तुम फेक तो नहीं हो, अगर नहीं हो तो मुझे कल कैंटीन में आकर मिलो। तो इसी तरह अगले दिन प्रवीण अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में सोनल का इंतजार करने लगता है, और यहाँ सच में सोनल नाम की लड़की उससे मिलने आती है, जो सच में काफी सुंदर थी। और ये देख प्रवीण के दोस्त उससे जलने लगते हैं कि इसे एक और लड़की मिल गई। तब प्रवीण से सोनल कहती है कि मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एफबी पर तुम्हें सब बता दिया। इस पर प्रवीण कोई जवाब नहीं दे पाता और यहाँ इनकी दोस्ती हो जाती है। पर कुछ ही समय में हम देखते हैं कि सोनल दोस्ती के नाम पर उसके बहुत करीब आने लगती है, जो देख प्रवीण के दोस्त बबलू और डेविड उसे समझाते हैं कि भाई तू पागल हो गया है क्या, दो नाव पर पैर मत रख, प्रेशिका ने देख लिया तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। जिस पर प्रवीण कहता है कि हाँ मैं सोनल को मना कर दूंगा, लेकिन ना करने की मेरी हिम्मत नहीं होती, कहीं उसे बुरा न लग जाए। खैर अब कल्चरल फेस्ट वाले दिन प्रेशिका सरप्राइज देने वापस आ जाती है और वो प्रवीण से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ सोनल भी आती है। यहाँ सोनल जानबूझकर प्रवीण का हाथ पकड़ती है और ठीक उसी वक्त स्कूल की दो वही चुगलखोर लड़कियाँ अनु और नव्या प्रेशिका के कान भरने लगती हैं कि देख रही है तेरे पीठ पीछे ये सोनल के साथ क्या क्या कर रहा था, इसलिए तो आज ये सोनल उसका हाथ पकड़ रही है। ये सुनकर प्रेशिका का दिल शक से भर जाता है, पर वो प्रवीण से कुछ कहती नहीं। फिर जब प्रवीण के दोस्त उसे फिर से कहते हैं कि भाई ये मामला खत्म कर दे, वरना प्रेशिका को सच पता चलेगा तो और ज्यादा दुख होगा। तब ये सब सुनने के बाद प्रवीण को समझ आता है कि हाँ उसे सोनल से साफ मना कर देना चाहिए, इसलिए वो सोनल को रात में एक सुनसान सड़क पर मिलने बुलाता है ताकि मैटर हमेशा के लिए क्लियर कर सके। फिर प्रवीण सोनल से गुस्से में कहता है कि मैं केवल प्रेशिका से प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। लेकिन सोनल का रिएक्शन थोड़ा अजीब था, वो बिल्कुल प्रवीण के करीब आती है और उसके ऊपर झपट कर उसे गले लगा लेती है। अब एक बेहद खूबसूरत लड़की इतनी पास थी तो प्रवीण भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सोनल की कमर पर हाथ रख देता है, और यही वो मोमेंट है जो सब कुछ बदल देता है। पीछे से तालियों की आवाज आती है, प्रवीण मुड़कर देखता है तो वहाँ अनु और नव्या खड़ी थी, वही ठीक उसके पीछे प्रेशिका थी, और प्रेशिका की आंखें आंसुओं से भरी थी और उसका दिल टूट चुका था। तब प्रवीण चीखता है कि प्रेशिका मेरी बात सुनो, इसने मुझे जबरदस्ती पकड़ा था। लेकिन दोस्तों कोई लड़की ऐसे कैसे यकीन करेगी, इसलिए प्रेशिका एक जोरदार थप्पड़ प्रवीण के गाल पर रख देती है। और जब प्रवीण ने सोनल की तरफ देखा कि वो सच बता दे तो सोनल वहाँ थी ही नहीं, वो तो जाकर अनु और नव्या के साथ खड़ी थी और ये तीनों उस पर हंस रहे थे। तब यहाँ पर राज खुलता है कि सोनल को कभी प्रवीण से प्यार था ही नहीं, ये सब अनु और नव्या का एक ट्रैप था प्रवीण और प्रेशिका को अलग करने के लिए, क्योंकि अनु को प्रवीण से नफरत हो गई थी, जो उसके चक्कर में मणि का दोस्त अनु से अलग हो गया था। यानी यहाँ प्रवीण का भयंकर पोपट बन चुका है। लेकिन दोस्तों असली झटका तो अभी बाकी था। प्रवीण जब सड़क की दूसरी ओर देखता है तो वहाँ उसके पापा उन्नीकृष्णन खड़े थे। उन्होंने इस पूरे कलेश लड़की का थप्पड़ मारना सब अपनी आंखों से देख लिया था। ये जानकर प्रवीण की तो जान ही निकल जाती है। हालांकि फिर अगले दिन से उन्नीकृष्णन ने प्रवीण पर चिल्लाना बंद कर दिया, बल्कि वो उसे मजदूरों की तरह काम करवाने लगे। और ये साइलेंस प्रवीण के लिए साइकोलॉजिकल टेरर बन गया था, क्योंकि प्रवीण भी डरता था कि कहीं ये सारी बात मेरी माँ को न बता दें, इसलिए वो भी अपने पापा के बताए सारे काम चुपचाप कर देता था। इसी तरह से 11th क्लास प्रवीण की बीत जाती है और अब ये लोग किसी तरह 12th क्लास में आ गए थे। फिर कुछ समय बाद एक दिन स्कूल वाले 12th क्लास को ट्रिप पर ले जाते हैं, तो प्रवीण का गैंग बदला लेने के लिए सोनल को मेंटली बुली करना शुरू कर देता है ताकि सोनल को भी अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन इन सबसे सोनल जब रोने लगती है तो क्लास की सबसे शांत लड़की कनका शेरनी की तरह आगे आती है और कनका प्रवीण और उसकी पूरी गैंग को पूरी क्लास के सामने झाड़ देती है, जिससे प्रवीण का ईगो हर्ट हो जाता है। पर ये लोग यहाँ कुछ कहते नहीं। फिर जब ये लोग स्कूल वापस आते हैं तो प्रवीण एक दिन कनका से बदला लेने के लिए उसके पापा के गंजेपन का मजाक उड़ाता है। इससे कनका रोने लगती है और तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं। अब अगर कनका सच बोल देती तो प्रवीण हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाता। ये सोचकर तो प्रवीण की पैंट गीली हो रही थी, लेकिन जब सर कनका से पूछते हैं कि बेटा रो क्यों रही हो, तो कनका कहते हैं कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है बस। इस तरह से कनका टीचर से झूठ बोलकर प्रवीण को बचा लेती है और ये देखकर प्रवीण का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचता है कि इसने मुझे क्यों बचाया, कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करती। बस यही गलतफहमी प्रवीण के दिमाग में बैठ जाती है और वो कनका के पीछे लट्टू हो जाता है, जिसके बाद कनका भी प्रवीण से बातें करने लगती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कुछ समय बीतता है और प्रवीण कनका को अपनी माँ से भी मिलाने लाता है, वो भी इस बहाने से कि आज मेरी माँ का बर्थडे है, जिससे मिलकर माँ भी खुश होती है। हालांकि सरोजा को समझ
आ गया था कि प्रवीण इस लड़की को पसंद करता है। फिर कुछ समय बाद एनुअल डे वाले दिन स्कूल का सबसे अमीर और एरोगेंट लड़का सिद्धार्थ प्रवीण और उसके दोस्तों को स्टेज पर परफॉर्मेंस करने से मना कर देता है। यहाँ तक कि वो इन सबको सड़क छाप भी बोलता है, जिससे इन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये लोग लड़ाई नहीं करते बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं। और फिर ये लोग सिद्धार्थ की पूरी गैंग को एक कमरे में लॉक करके खुद स्टेज पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देने लगते हैं, जिससे तो सबको मजा आ गया था। फिर बैक स्टेज आते ही सिद्धार्थ और प्रवीण में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ कनक आकर प्रवीण की साइड लेती है और सिद्धार्थ को चुप करा देती है। ये देख प्रवीण के दोस्तों को भी लगता है कि शायद कनका सच में प्रवीण से डीपली प्यार करने लगी है, और प्रवीण ने भी सोच लिया था कि फेयरवेल वाले दिन कनका को प्रपोज कर देगा। फिर कुछ ही समय में फेयरवेल डे आता है और प्रवीण हिम्मत जुटाकर कनका को प्रपोज करता है। वो कहता है कि आई लव यू कनका, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पर कनका का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो कहते हैं कि प्रवीण, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, मैंने तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं और मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतने बड़े बेवकूफ होगे जो दोस्ती को प्यार समझ बैठोगे। ये सुनकर प्रवीण का पूरा वजूद टूट जाता है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके दोस्त बबलू को बुरी तरह पीटा है। ये देख प्यार का दर्द अब गुस्से में बदल जाता है और प्रवीण डंडा उठाता है और अकेले पूरी गैंग से भिड़ जाता है, जहाँ काफी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये हंगामा इतना बड़ा हो जाता है कि सारे पेरेंट्स को स्कूल आना पड़ता है और प्रिंसिपल प्रवीण की माँ को बुलाकर कहती है कि प्रवीण को स्कूल से निकाला जा रहा है, वरना ये लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ये सुन सरोजा सिद्धार्थ के अमीर पेरेंट्स के आगे हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर भीख मांगती है कि मेरे बेटे को माफ कर दो। और इसी टेंशन के मारे सरोजा के चेस्ट में दर्द होता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब सरोजा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया जाता है। फिर उन्नी कृष्णन भागते हुए आते हैं और जब वो सरोजा को मौत से लड़ते हुए देखते हैं तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो प्रवीण को एक जोरदार चाटा मारते हैं। फिर वो कहते हैं कि देख रहा है तेरी हरकतों का नतीजा, आज मेरी बीवी मौत से लड़ रही है सिर्फ तेरी वजह से। आज कोई मुझसे पूछे कि मेरे लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा बेटा या मेरी बीवी, तो मैं कहूँगा मेरी बीवी। मुझे तू नहीं चाहिए, आज से तू मेरे लिए मर चुका है, निकल जा मेरी नजरों से। ये सुनने के बाद प्रवीण का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है और वो उसी दिन से एकदम शांत लड़का बन गया था। वहीं कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल तरस खाकर प्रवीण को फाइनल बोर्ड एग्जाम्स देने की परमिशन दे देती है। फिर प्रवीण के पास कनका आती है और कहती है कि मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बात कहूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देख रही, क्योंकि तुम तो कभी सीरियस ही नहीं होते। ऐसे में बोर्ड एग्जाम में भी फेल हो जाओगे तो आगे क्या ही करोगे। फिर वो कहती है कि अगर प्रवीण इस बार बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएगा तो वो उसके प्रपोजल को हाँ कह देगी। ये सुनने के बाद तो प्रवीण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं प्रवीण की माँ भी अब ठीक होकर घर आ चुकी थी और उन्नी कृष्णन ही अपनी बीवी का ख्याल रखते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रवीण ने अपने दोस्तों, नींद और चैन सब कुछ छोड़ दिया था और वो उस पूरे महीने मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। फिर एग्जाम वाले दिन सरोजा के चेस्ट में फिर से दर्द होने लगता है, जिससे प्रवीण को लगता है कि उन्हें अटैक आया है। इसलिए प्रवीण अपना एग्जाम छोड़कर सरोजा को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि ये तो बस गैस का दर्द था। तब उन्नी कृष्णन प्रवीण को अपने स्कूटर के जरिए तेजी से एग्जाम हॉल पहुँचाते हैं और इस तरह से प्रवीण अपना एग्जाम देता है। हालांकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर कुछ समय बाद रिजल्ट का दिन आता है और प्रवीण आज वही फेडेड शर्ट पहनता है जिसे उसने कभी गवार चॉइस बोलकर अपनी माँ को रुला दिया था। फिर तीनों स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ ग्राउंड के सामने एक बहुत बड़ा बैनर लगा था जिसमें प्रवीण की फोटो थी। ये देख सरोजा को लगता है कि प्रवीण जरूर चीटिंग में पकड़ा गया होगा, इसलिए उसकी फोटो लगी है। लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि मैडम जी, बैनर ठीक से तो पढ़िए। और उसमें लिखा था कि प्राउड ऑफ यू प्रवीण, जिसने 9th रैंक हासिल की थी। ये देख तो सरोजा का दिल भर आता है और उन्नी कृष्णन जिसे लोग फेलियर का ताना मारते थे, आज वो टॉपर का बाप बन चुका था। फिर वो गर्व से प्रवीण के कंधे पर हाथ रखते हैं और ये देखकर साफ फील हो रहा था कि वो अपना आशीर्वाद और प्यार प्रवीण को दे रहे हैं। लेकिन एक बाप होने के नाते वो अपनी फीलिंग्स प्रवीण के सामने दिखा नहीं पाते। तभी वहाँ कनका आती है और वो बहुत प्यार से कहती है कि प्रवीण, आज मैं रेडी हूँ, आई लव। इस पर प्रवीण उसे रोकता है कि रुक जाओ कनका। वो बताता है कि मैंने ये पढ़ाई केवल तुम्हारे लिए नहीं की। और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है। हम देखते हैं कि एक रात जब उन्नी कृष्णन नशे में घर आए थे, तब उन्होंने प्रवीण के सामने ऐसी बातें बोली जिससे प्रवीण का जमीर जाग गया। उन्नी कृष्णन ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर हूँ। दुनिया मुझे जलील करती है, पर तेरी माँ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं जब तुझे पढ़ाई न करते हुए देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं नहीं चाहता कि तेरी फ्यूचर वाइफ और बच्चे तुझे एक फेलियर की नजरों से देखें। मैं तुझ पर चिल्लाकर हमेशा तुझे बचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे अलावा तुझे सच्चा प्यार कोई और कर नहीं सकता। ये कहकर उन्नी कृष्णन रोने लगे थे और प्रवीण उन्हें गले लगाकर कहता है कि पापा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है और प्रवीण कहता है कि कनका, मुझे तुम्हारा ये प्यार अब नहीं चाहिए। मैंने ये पढ़ाई अपने बाप के आंसू को इज्जत में बदलने के लिए की है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा प्यार मेरी सक्सेस पर डिपेंडेंट था, पर मेरे माँ बाप का प्यार अनकंडीशनल है। जब मैं उन्हें बेइज्जत करता था तब भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ते थे, पर सच्चाई दिखाने के लिए थैंक यू, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। ये कहकर प्रवीण पलट जाता है। उसने असली प्यार का मतलब अब समझ लिया था। वो दौड़कर
अपने मम्मी पापा के पास आता है और पापा के हाथ से कैमरा लेता है और वो तीनों एक प्यारी सी फोटो खिंचवाते हैं। यहीं पर ये प्यारी सी मूवी खत्म होती है।